तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आज जो हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, उस संपूर्ण चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। यानी वन शॉट में आपका जो पूरा अध्याय है एक ही वीडियो में आपका समाप्त कर दिया जाएगा। इसी एक वीडियो से अगर आप पूरी तरीके से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को जो जीवों में जनन है वो पूरा अध्याय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हर एक टॉपिक लिया गया है जो आपका टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए है। यानी कि जो भी टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है हर एक टॉपिक को लिया गया है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं, ठीक। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो हम लोग का आज इस एक ही वीडियो में हम लोग जीवो में जनन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से प्यार दिखाइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस को लाता रहूं, ठीक। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर जीवो में जनन, तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है जीवो में जनन, ठीक। तो 2023 वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट दिखाएं, ठीक। तो अध्याय आपका फर्स्ट है जीवों में जनन। तो इसका जो पहला टॉपिक है आपका वो है जीवन अवधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ पीरियड या फिर लाइफ स्पैन भी कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे ही जीवन काल या फिर जीवन अवधि कहते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप माने कि कोई भी, अगर मान लीजिए बंदर का एग्जाम्पल लें, तो अगर मान लीजिए कोई बंदर आपका 2020 में पैदा हुआ और 2070 में उसकी जाकर के मृत्यु हो गई, ठीक। तो इसके बीच का जो कितना समय था, इसके बीच में जो समय था वो था 50 वर्ष। यानी कि 50 से 70 के बीच में कितना समय बचा था, 50 वर्ष। तो जो बंदर का जीवन काल होगा, यानी कि उसका जो जीवन काल होगा वो होगा आपका 50 वर्ष। तो उसे ये क्या कहते हैं, जीवन काल। यानी कि जो प्रकृति, जैसे जन्म हुआ 2020 में और मृत्यु हुई 2070 में, तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय था उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर क्या है, जो प्रत्येक जीव होते हैं पृथ्वी पर, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, अनेक सारे पौधे पाए जाते हैं, अनेक सारे जंतु पाए जाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, इंसान। ऐसे ही आपके पौधे भी पाए जाते हैं, हर एक तरह का पौधा पाया जाता है, गुलाब, केला, धान, बरगद, ऐसे ही बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, जीवन काल जो उनका होता है वो सबका अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एक मनुष्य क्या है, जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना गया है, इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। अब मैं आपको बता दूं जीव क्या होते हैं। जीव वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है। तो पौधों में भी जीवन पाया जाता है तो वो भी जीव में आते हैं, जंतुओं में भी जीवन पाया जाता है तो वो भी जीव में आते हैं। तो मैंने इन जीवों को अलग अलग कर दिया, यानी कि कुछ पौधों के जीवन काल मैंने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ जंतुओं के जीवन काल लिखे हैं, ठीक। कुछ जंतुओं के जीवन काल, कुछ पौधों के जीवन काल। तो हम लोग उससे पहले देख लेते हैं कि जो जीवन काल होते हैं, जैसा कि मैंने आप जानते हैं कि सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो पौधे के जीवन काल होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो जंतुओं के जीवन काल होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हम लोग का जो जीव है, जंतुओं की बात करें सबसे पहले, तो हाथी का जीवन काल जो होता है वो 65 से 70 वर्ष माना गया है। वहीं कुत्ता का जीवन काल बात करें तो वो 20 से 25 वर्ष माना गया है। तितली 1 से 2 वर्ष तक जीवित रहती है। गाय की बात करें तो वो 20 से 25 वर्ष तक जीवित रह सकती है। घोड़ा की अगर हम लोग बात करें, घोड़ा की अगर हम बात करें तो 50 से 60 वर्ष तक जीवित रह सकती है। वहीं कछुआ की अगर बात करें तो वो 100 से 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है और कौवा आपका 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। वहीं पे अगर कुछ पौधों के जीवन काल की बात करें तो आपका पहला है गुलाब। गुलाब का जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 वर्ष। केला की बात करें तो केला का जीवन काल 25 वर्ष तक होता है। धान का जीवन काल 3 से 4 महीना होता है सिर्फ। बरगद का जीवन काल 200 वर्ष होता है। पीपल का आपका जीवन काल 1500 वर्ष होता है, ठीक। वहीं पे आम की बात करें तो आम का जीवन काल 100 वर्ष होता है। जामुन का जीवन काल 60 वर्ष होता है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जीवन काल थे वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। आप अगर चाहें तो आप अपनी बुक से और भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें ज़रूरी थी मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। लेकिन फिर भी हम लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको सब कुछ बता दिया। तो इसमें जो पहला आपका अध्याय है जीवों में जनन, तो उसका जो पहला टॉपिक था वो हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और जो और भी चीज़ें हैं उसे भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। तो हमारा जो अगला पेज है उसमें क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसमें पढ़नी है जनन।
जनन क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन क्या होता है, जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी, जीवधारी में मैंने आपको बताया था जीव क्या होते हैं, वो आपके पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, अपने ही सदस्य यानी अपने ही जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंसान हैं तो इंसान के जैसे ही क्या करेंगे, दूसरे जीव को जन्म देते हैं और अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। जन्म देने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य का जीवन काल 70 वर्ष तक माना गया है, 70 से 75 वर्ष तक, और मान लीजिए आपके पास 2 ही मनुष्य इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, यानी 2 मनुष्य आपकी पृथ्वी पर जिंदा हैं, तो क्या होगा, अगर ये दोनों मनुष्य जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, 70 से 75 वर्ष के बाद ये लोग मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो क्या होंगे, ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग मरने से पहले क्या कर जाते हैं, जनन कर जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, संतान की उत्पत्ति, और आपके मनुष्य जो होते हैं वो पृथ्वी पर लगातार बने रहते हैं। ऐसे ही सभी जंतुओं के लिए होता है, सभी पौधों के लिए होता है। ठीक, जो पौधे या फिर जंतु जनन क्रिया करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या होते हैं, पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं, यानी पृथ्वी से समाप्त हो जाते हैं। जनन का अर्थ क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये परिभाषा आप इसे भी लिख सकते हैं कि जनन का अर्थ क्या है, कि अपने समान ही संतान उत्पन्न करना। जैसे कि अगर कुत्ता है तो कुत्ता कुत्ते को ही संतान उत्पन्न करेगा, अगर हम इंसान हैं तो इंसान की तरह ही संतान उत्पन्न करेंगे, अगर हम गाय हैं तो गाय की तरह ही संतान उत्पन्न करेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक, तो सब उसके बाद में हम लोग क्या देख लेते हैं, जनन के उद्देश्य, फिर जनन के प्रकारों को देखेंगे। जो हमारा जनन टॉपिक है यही हम लोग का जो चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक, इसमें अंदर जितने भी प्रकार हैं आपको उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करना है। वही आपके 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकारों को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक, यानी कि इस अध्याय में आपके 3 ही मुख्य टॉपिक हैं, उन्हीं को पढ़ना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 3 ही टॉपिक ही हैं इस पूरे में। जनन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, तीनों प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनन के उद्देश्य को देख लेते हैं, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन क्या होता है, जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को अपने पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की निरंतरता को सदैव बनाए रखने के लिए जनन क्रिया को करना आवश्यक है। क्योंकि अगर जनन नहीं करेंगे तो हम लोग पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जीवों के लिए जो जनन होता है बहुत ही प्रमुख जैविक क्रिया होती है, जिसके उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है आपका, जनन के माध्यम से जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंसान हैं और क्या करेंगे, जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, यानी कि हमारी निरंतरता जो है पृथ्वी पर है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम लगातार जनन करते रहेंगे तो हमारी पृथ्वी पर निरंतरता लगातार बनी रहेगी। ऐसे ही सभी जंतुओं के लिए या पौधों के लिए होता है। ठीक, वहीं पर दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी दूसरे उद्देश्य की बात करें, तो वो है आपका, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिनसे क्या होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जब 2 जीव मिलते हैं तो वो जनन करेंगे, जिससे क्या होगा, 2 से 3 हो जाएंगे। तो क्या होगा, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई, किसके माध्यम से हुई, जनन के माध्यम से ही। तो वही आपका दूसरा उद्देश्य है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका है, जनन से क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से ही विकास उत्पन्न होता है। ठीक, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। फिर आपका चौथा पॉइंट है, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति की निरंतरता अस्तित्व बना रहता है। ठीक, उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हैं, मान लीजिए हाथी है, तो हाथी अगर उसका जीवन काल 60 से 65 वर्ष है तो मृत्यु होने के बाद भी पृथ्वी पर कैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, जनन करता है, जनन करने के साथ ही उसके संतान उत्पन्न होती है। 60 से 65 वर्ष के बाद वो मर भी जाता है, फिर भी उसकी संतान पृथ्वी पर रहती है। तो इसलिए उसकी जो जाति की अस्तित्व है पृथ्वी पर बना रहता है। ठीक, तो जो जनन के उद्देश्य हैं 4 बहुत ज़्यादा मुख्य हैं, तो चारों को आप लोग को ध्यान से रखना है याद। ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी सरल सरल टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को करेंगे, और साथ में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको बताते चलूँगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। इसका आप नोट्स बनाते चल सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, जो बोर्ड एग्जाम में आपको मदद करेगी। दूसरी, आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, और साथ ही में आप लोगों का जो राइटिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसे आप बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और जनन के प्रकारों को देखते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ, दूसरा पेज यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक, तो हमारा अगला जो पेज है वो है जनन के प्रकारों को हम लोग को अब देखना है। ठीक, तो जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं जनन, तो जनन होता है आपका 3 प्रकार से, मेनली 3 प्रकार से होता है।
एक होता है आपका कायिक या वर्धी जनन, जिससे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो कायिक या वर्धी जनन किस में होता है? तो कायिक या वर्धी जनन केवल और केवल पौधों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कायिक या वर्धी जनन केवल और केवल पौधों में होता है। ये आपका मनुष्यों, जंतुओं या फिर ऐसे ही हाथी, घोड़ा, बिल्ली, इन सब चीज़ों में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है। कहने मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है। वहीं अलैंगिक जनन की बात करें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है आपका, वे पौधों में भी होता है और साथ ही में कुछ जंतुओं में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन मेनली बात करें तो मेनली ये आपका पौधों में ही पाया जाता है। वहीं पर अगर लैंगिक जनन की बात करें तो जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ज़्यादातर क्या कहते हैं जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि इंसानों में पाया जाता है, हम लोग में ये पाया जाता है और साथ ही में हाथी में पाया जाता है, ऐसे ही जंतुओं में पाया जाता है। और कुछ हाइयर यानी कि उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो 90 से 95% तक ये केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इन तीनों प्रकारों को ही हम लोग को इस चैप्टर में समझना है, यानी कि तीनों प्रकारों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया, कायिक या वर्धी जनन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम इस प्रकार को पूरी डिटेल में समझेंगे, उसके बाद फिर अलैंगिक जनन को पूरा डिटेल में समझेंगे, फिर लैंगिक जनन को पूरा डिटेल में समझेंगे। और जैसे इन तीनों प्रकार को डिटेल में समझ लेंगे कि आपका चैप्टर समाप्त। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कायिक या वर्धी जनन को समझते हैं। ठीक, तो कायिक जनन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं पौधे में क्या चीज़ें होती है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल वूल भी होते हैं। लेकिन जो मेनली अगर हम बात करें तो पौधे में जड़, तने और पत्ती के द्वारा ही नए पौधे को जन्म दिया जाता है, तो उसे हम कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक, जो इससे जो कायिक जनन प्रक्रिया से जो उत्पन्न नए पौधे होते हैं वो आकार में और आनुवंशिकी रूप से अपने मात्र पौधे के समान होते हैं, एकदम समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा ही जो जन्म देने वाला पौधा है वो होता है वैसा ही ये भी होते हैं। जितने भी ये इनकी आकार होगा, अगर वो 5 फुट के हैं तो भी 5 फुट के रहेंगे, और उनकी आनुवंशिकी रूप से जो लक्षण होते हैं वो सभी गुण उनके एक समान होते हैं, अपने माता यानी मातृ पौधे के समान होते हैं। वह इनके गुण भी अपने मातृ पौधे के समान होते हैं। फिर क्या होता है, मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्त कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए मातृ पौधे का तना क्या करता है, नए पौधे को बनाता है, तो तने को क्या कहेंगे, उसे उसका कायिक प्रवर्त कहेंगे। अगर जड़ द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है तो उस जड़ को कायिक प्रवर्त कहते हैं। और तने द्वारा अगर होता है या पत्ती द्वारा होता है तो उसे हम कायिक प्रवर्त कहते हैं। ठीक, तो कायिक जनन जो आपका होता है इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, तो इन 2 प्रकारों को हम लोग समझेंगे और साथ ही में आपका जो प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए कायिक जनन जो प्रक्रिया आपकी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस चीज़ों को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 90 या 95% तक लाने से कोई नहीं रोक पाए। ये नोट्स आपके लिए देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स जरूर में आप ही के लिए है, आप कमेंट करिए और साथ ही में प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न हैं। ठीक, क्या होता है, प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है वो निम्न विधियों द्वारा होता है। तो इनमें 3 विधियां आपकी मुख्य हैं, एक होता है आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन, एक होता है आपका तनों द्वारा कायिक जनन और एक होता है आपका पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। ठीक, तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ईजी भी हैं और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा भी बहुत सी सिंपल ही है कि क्या होता है, जब कोई पौधा जड़ों के द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप परवल को देख सकते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीचोसैंथिस। ठीक, शकरकंद की बात करें तो शकरकंद को इंग्लिश में कहते हैं इमोजा बटाटास। वहीं सतावर पौधे में भी आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्पारागस प्लांट। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं जो है आपका तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन।
तो क्या होता है, जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तने द्वारा होने वाला कायिक जनन। ठीक दोस्तों, तो एग्जाम्पल के रूप में आप अदरक जिसे इंग्लिश में कहते हैं जिंजर, हल्दी जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक, आलू जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, इन सभी में क्या होता है, आपका तने द्वारा होने वाला कायिक जनन होता है। ठीक, तो तने के माध्यम से इनमें क्या होता है, कायिक जनन होता है, जिसकी वजह से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं ऐसे जिनमें क्या होता है, कायिक जनन होता है तनों के द्वारा। ठीक, अब आपका इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। तो ये किस प्रकार से होता है, परिभाषा तीनों की एक समान ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आप लोगों को बस जड़ तने पत्ती का चेंज करना है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी पौधे में क्या होता है, पत्ती के द्वारा अपने समान पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप अजूबा में देख सकते हैं और बिगोनिया पौधे में, इसमें क्या होता है, पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट दिखाइए आप लोग, बस सपोर्ट आप लोग दिखाएंगे तो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और साथ ही में आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक, तो अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक बचा था कायिक जनन का, वो था हम लोग का कृत्रिम कायिक जनन, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो उस पेज की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक, तो अब हम लोग का है कृत्रिम कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पौधे में क्या होता है, कायिक जनन जब कृत्रिम की बात हो रही है अगर, तो उसमें क्या होता है, मनुष्यों द्वारा ही कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब कृत्रिम की बात होगी तो वहाँ पे मनुष्य का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। ठीक, तो पौधों में क्या होता है, कायिक जनन मनुष्यों द्वारा जब विभिन्न तरीक़ों से कराया जाता है तो इस प्रकार से ही क्या होता है, कायिक जनन जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक, तो इसकी जो 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं उसको हम लोग समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो विधियां हैं आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये विधियां आपकी आ जाती हैं, कलम लगाना, दाब लगाना और ऐसे ही आप लोग का रोपड़, गूटी बांधना, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कलम लगाना और दाब लगाना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कलम लगाना में क्या प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पढ़ दो, फिर चित्र भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो कटी हुई टहनियाँ होती हैं उस पर कच्छस्य कलिका का होना अनिवार्य हो। ठीक, क्योंकि जो कच्छस्य कलिका होती है आपकी, उससे ही नए पौधे का निर्माण होता है। अब कच्छस्य कलिका नहीं होगी तो क्या होगा, नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। तो जब ये हम टहनी काटेंगे जिस पर कच्छस्य कलिका पाई जाएगी उसको कहते हैं हम लोग टहनी, और टहनी ही आपकी कलम कहलाती है। ठीक, इन कटे हुए टहनियों को हम लोग मृदा में क्या करते हैं, यानी मिट्टी में आप लोग रोप देते हैं, आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं गुलाब, गुड़हल, अंगूर, नींबू आदि। ठीक, तो अब हम लोग कलम लगाने को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो आप लोग का चित्र ये रहा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कलम लगाना को देख लेते हैं। तो कलम लगाने में सबसे पहले क्या होता है कि जो टहनियाँ काट ली जाती हैं, और टहनियाँ काटने के बाद हम लोग को ध्यान रखना होता है कि इस टहनियों में क्या हो, कच्छस्य कलिका हो, जिससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस टहनी जो हमने काट के अलग कर दी, यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार की संरचना देखने को मिल रही होगी, इसे ही क्या कहते हैं, कच्छस्य कलिका कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, काटने के बाद मान लीजिए यहाँ से काटा, फिर इसके अंदर रोप दिया, फिर कुछ समय के पश्चात ही इसी से नया पौधा विकसित हो जाता है। और जो ये टहनी को जो हम काटते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कलम को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दाब को समझते हैं। तो दाब लगाना किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अब तो दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार से होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मात्र पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि शाखा का अग्रभाग जो होता है वायु में होता है और दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। देखिए दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए और उसके बाद चित्र के माध्यम से जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। ठीक, फिर जड़ें निकलती हैं तो इन तने से क्या होता है, इस
तने या भाग को मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो जो आपका जो ये तना जब बन जाएगा, जब जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या करेंगे, इसको काट करके मात्र पौधा जो होगा उससे अलग कर दिया जाएगा और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या करेंगे, विकसित होने के लिए छोड़ देंगे। और यह प्रक्रिया आपकी स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे पौधों में अपनाई जाती है और इसे ही कहते हैं दाब लगाना। अब चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा करके मैं समझा देता हूँ कि दाब लगाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक, तो चित्र आपका ये रहा, तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई आपके पास पौधा है। ठीक, तो पौधे का क्या करेंगे, टहनी आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लंबी लंबी टहनी है, बड़ी बड़ी टहनी है और आपकी पृथ्वी के एकदम करीब में है, तो क्या करेंगे, उसे पृथ्वी में दबाओगे। पृथ्वी में दबाने के बाद उसको किसी रबड़ से या फिर किसी टायर से बांध दोगे, इसके अंदर दबा दोगे कि ये टहनी आपकी ऊपर निकल ना पाए। ठीक, अब ऊपर निकल नहीं पाएगी तो कुछ समय के पश्चात ही इसके अंदर क्या होगा कि ये विकसित होने लगेंगी और साथ ही में इसमें जड़ें निकलने लगेंगी। अब जब यहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या करोगे, आप इसे यहीं से काट दोगे। ठीक, और जब इसे काट दोगे उसका इसको छोड़ दोगे ऐसे ही विकसित होने के लिए, और विकसित होकर ये क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब लगाना। ठीक, तो दाब लगाना भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं जो आपका है रोपण। रोपण भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसको हटा देते हैं और रोपण को समझते हैं। तो रोपण में क्या होता है आपका, इस विधि द्वारा क्या होता है, पौधे की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें क्या होता है भैया, रोपण जो आपका होता है इसमें होता ये है कि इसमें एक जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को आप लोग जानते हैं, जो टहनी काटी जाती है जिसमें कच्चे से कलिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है इसमें एक अच्छी जाति के यानी कि अच्छे किस्म वाले जाति पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। यानी कि जो आपका उच्च जाति का जो पौधा है उसका कलम आप लोग ऊपर रखेंगे, मतलब कलम रहेगा तो ऊपर रहेगा, और साथ ही में उसके जो स्कंद होगा यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होगा वो रहेगा, मतलब जड़ आपका रहेगा स्कंद यानी निम्न पौधे का, और जो आपका जो फल फूल होगा वो आपका होगा उच्च पौधे का कलम लगाने की प्रक्रिया में। तो इसमें क्या होता है, कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंद निम्न किस्म के पौधे की है। ठीक, इन दोनों में क्या होता है, पौधों को पट्टी से इस प्रकार से बांध दिया जाता है कि क्या होता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। ठीक, इनको क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से बांध देते हैं ताकि दोनों जो भी है आपका कलम है और वो चीज़ें हैं वो आपको एक ही पौधे के रूप में विकसित होने लगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर क्या है आपका, इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, रोपण कहते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद क्या होता है, उस जोड़ वाले स्थान से क्या होता है, उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे जिसकी जड़ें तो क्या होंगी, स्कंद की होंगी, यानी कि जो आपका निम्न जाति का पौधा होगा उसकी होंगी, परंतु जो उसका मुख्य फल, तना और जो फूल होगा उच्च किस्म के पौधे का होगा यानी कलम की होती है। इस विधि को हम लोग आम, नींबू, सेब आदि पौधों में अपनाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। ठीक, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपका चित्र इस प्रकार से है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग कोई 2 प्रकार का पौधा लेते हैं, एक पौधा आपका होता है निम्न जाति का और एक पौधा होता है आपका उच्च जाति का। तो उच्च जाति का आप लोग क्या करेंगे, कलम को काट करके स्कंद यानी कि निम्न जाति का जो पौधा होगा उसके स्कंद पर लगाएंगे इस प्रकार से, उसके अंदर फिर से पट्टी से बांध देंगे। पट्टी से बांधने के बाद आप लोग इसे 3 से 4 सप्ताह के लिए छोड़ देंगे और फिर क्या होगा, 3 से 4 सप्ताह के बाद ये दोनों जो होंगे जुड़ जाएंगे और साथ ही में एक पौधे के रूप में विकसित होने लगेंगे। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोपण। अब इस जो आपका प्राकृतिक क्या कहते हैं काई जनन है, उसका जो आपका लास्ट पॉइंट है कृत्रिम काई जनन का, वो है गूटी बांधना। तो ये क्या होता है, यह दाब लगाने का ही विधि के परिवर्तित रूप है, यानी जो दाब लगाने की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी उसका ही परिवर्तित रूप है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दाब लगाने में क्या होता है कि जो आपकी जो टहनियाँ होती हैं जो पृथ्वी के करीब होती हैं उनको क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपकी टहनियाँ बहुत ऊपर लगी हुई हैं तो उसमें आप किस प्रकार से पौधे को विकसित करोगे, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, गूटी बांधना कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दाब का प्रयोग नहीं हो पाता है, इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से क्या कहते हैं, चाकू से छील देते हैं। फिर क्या होता है, कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेट कर मोटे कपड़े या टाट से बांध देते हैं।
इसे क्या कहते हैं, इसे ही गूटी कहते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और पर्याप्त जड़ें निकलने पर क्या करेंगे, जड़ के पीछे से शाखा को काट करके अलग कर दिया जाता है। यह शाखा वृद्धि करके एक नए पौधे बनाती है। लीची, नींबू आदि पौधों में ये विधि अपनाई जाती है। तो आप लोग अब इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, तो आपका चित्र है गूटी बांधने का इस प्रकार से। मान लीजिए कि जो आपका ये पौधा आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ऊपर स्थित है कि इसे पृथ्वी पर दबाया नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे आप, जो आपके स्वस्थ कोई टहनी ढूंढेंगे उसके क्या करेंगे, उसे छील देंगे चाकू की सहायता से और फिर उस पर क्या करेंगे, गीली मिट्टी और लेप लगाएंगे गीली मिट्टी का। उसे क्या करेंगे, कपड़े या टाट से बांध देंगे। फिर क्या होगा, कुछ समय के पश्चात उससे क्या होंगी, अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। अब जब जड़ें पर्याप्त मात्रा में निकल जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक, यहाँ से काटने के बाद इसको ले जा कर के कहीं पर रोप देंगे और उससे क्या होगा, नए पौधे का विकास हो जाएगा, यानी नया पौधा विकसित हो जाएगा। और यह जो प्रक्रिया है आपकी, वो आपकी लीची और नींबू आदि पौधों में अपनाई जाती है। तो आप लोग चित्र के माध्यम से सभी चीज़ों को समझ गए हैं। तो हम लोग का यहाँ तक का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, अब हम लोग को अलैंगिक जनन पढ़ना है, यानी कि कायिक जनन को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक, तो अलैंगिक जनन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो लोग अब हम देखेंगे। दोस्तों, हमको अलैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसकी परिभाषा को। तो सबसे पहले परिभाषा को पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर जो बाकी चीज़ें होंगी उसको हम भी पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जो अलैंगिक जनन आपका होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया से जो उत्पन्न संतान होती है वो एकदम जनक के समान होती है। कहने का मतलब एकदम टू कॉपी होती है, यानी फोटो कॉपी हमने जानते हैं, उसी प्रकार से एकदम टू कॉपी होती है। जैसा कि आपका जनक होगा वैसा ही आपका संतान होगा, एकदम टू कॉपी यानी कि क्लोन, जिसे क्या कहते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, टू कॉपी, यानी कि एकदम सेम टू सेम होती है, तो सेम क्लोन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जीव ही क्या करता है, जनन की संपूर्ण क्रिया को कर लेता है और नए जीव को जन्म दे देता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इसीलिए जो अलैंगिक जनन होता है उसे एकल जीव जनन भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में आपको दो जीवों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नर और मादा की। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन कह सकते हैं। ठीक, अब अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, जो आपकी 6 प्रकार की विधियां हैं। उन सभी विधियों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जो भी चित्र बनाकर समझाने वाले होंगे, हर एक चीज़ को चित्र बनाकर समझाया जाएगा, आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आपका 6 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पे आपका द्विविखंडन, यानी कि द्विविभाजन, यानी दो भागों में बट जाना ही आपका द्विविभाजन या द्विविखंडन कहलाता है, जिससे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिगन। फिर है आपका दूसरे नंबर बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोरुलेशन। तीसरा है आपका मुकुलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। चौथा है आपका कलिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेम्यूल्स। और पांचवा है आपका खंडीभवन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और छठा आपका है पुनरुद्भवन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इन सभी जो 6 प्रकार हैं, आपके जो 6 विधियाँ हैं अलैंगिक जनन की, उन सभी विधियों को परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, हर एक माध्यम से समझ लेंगे, ताकि आप लोगों को एक भी पॉइंट ना बचे ऐसा कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग द्विविखंडन या द्विविभाजन को पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद फिर इसको चित्र के माध्यम से बना करके समझ लेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रायः जनक के जो समय क्या होता है, जनन के समय क्या होता है, इस विधि में जब जनन का समय आता है तो जो जनक का शरीर होता है वो 2 बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बट जाता है, यानी बटकर 2 नए जीवों का निर्माण करता है। समसूत्री मतलब क्या होता है, समसूत्री मतलब ये होता है कि जितना ही आपका गुणसूत्र पहले वाले में यानी कि मात्र में होंगे, उतना ही ज़्यादा ही दोनों में मतलब बराबर बराबर समसूत्री होंगे, यानी सम जो गुणसूत्र होंगे वो दोनों में बराबर बराबर होंगे, दोनों भागों में बराबर बराबर होंगे, उसे हम समसूत्री कहते हैं। ठीक, तो 2 जीवों का निर्माण करता है, 2 संतति जीवों का निर्माण करता है, इसी को हम द्विविभाजन कहते हैं।
या अलैंगिक जनन कहते हैं। ये द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। अब ये किस में होता है? यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि अमीबा और यूग्लिना। अब इसको हम लोग चित्र बनाकर समझते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो हम लोग अमीबा का एक चित्र बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो अमीबा होती है आपकी अनिश्चित प्रकार से होती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका केंद्रक है, केंद्रक है ये। ठीक, केंद्रक है। तो जब इसका जनन का समय आता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले इसका केंद्रक जो होता है इस प्रकार से लंबा प्रकार जैसे लंबे जैसे हो जाता है। ठीक, फिर ये इस प्रकार से बन जाता है। फिर क्या होता है? इसका जनन जो केंद्रक होता है वो बट जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है, दो केंद्रक बन जाते हैं। तो आपका इस प्रकार से हो जाता है, दो केंद्रक बन गए, इस प्रकार से हो गया। लेकिन क्या होता है? अभी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। फिर क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा, यानी कि दो संतति अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अमीबा, जो ये आपका चित्र देख रहे हैं अमीबा का है, तो अमीबा में क्या होता है? जब जनन की और जब जनन का समय आता है तो क्या होता है कि उसका जो शरीर होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है समसूत्री विभाजन द्वारा। सबसे पहले उसका केंद्रक जो होता है वो इस प्रकार से लंबा हो जाता है, उसके अंदर फिर इनमें क्या होता है? दोनों केंद्रक जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद में फिर जो आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे दो आपका क्या बन जाते हैं? दो आपके बन जाते हैं अमीबा, यानी कि दो जो आपका संतान, यानी कि जो आपकी संतति अमीबा है, दो संतति अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे पेज पे चलते हैं और उसके बाद बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन को समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज हम लोग का है ये। तो इस पर क्या है? बीजाणु जनन को हम लोग को समझना है। तो बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है? इस विधि द्वारा सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में या कोशिका के अंदर होगा या फिर बाह्य भाग पर क्या होता है? एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है? या तो कोशिका के अंदर होगा या तो कोशिका के बाहर एक कोशिकीय पतली भित्ति का आवरण जो होता है संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु कुछ समय बाद क्या होता है? जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्लैमिडोमोनास शैवाल और पेनिसिलियम का शैवाल को देख सकते हैं। क्लैमिडोमोनास शैवाल की बात करें तो इसमें कोशिका के अंदर आप लोगों का जो बीजाणु होता है वो उत्पन्न होता है, और जो पेनिसिलियम कवक की बात करें तो इसमें आपका कोशिका के ऊपर, यानी कि जो आपका पेनिसिलियम कवक है इसके ऊपर क्या होता है? बीजाणु का उत्पन्न होना होता है, जिससे ही। तो आप इसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। वैसे तो आपको इसे अच्छे समझ में आने वाला है नहीं, तो चित्र को बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लैमिडोमोनास का चित्र बनाते हैं। ठीक, तो आपका क्लैमिडोमोनास इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्लैमिडोमोनास होता है कुछ। बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप इसे चित्र में बना अपनी बुक से बना लीजिए, मेरे आर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो आप इस क्लैमिडोमोनास का इस प्रकार से चित्र होता है। तो इसमें क्या होता है? इसके कोशिका के अंदर की बात कर रहे हैं, कोशिका में यानी कि कोशिका के अंदर की बात कर रहे हैं। फिर अभी हम लोग एक चित्र और बनाएंगे पेनिसिलियम कवक का, जिसमें बाह्य भाग पर जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं उसको भी समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कोशिका के अंदर किस प्रकार से आपका बीजाणु जनन होता है वो समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपके बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये चित्र देख पा रहे हैं आप, इसी में क्या होता है आपके, ये देखिए पेनिसिलियम का चित्र है। इसमें क्या होगा? आपका बीजाणु उत्पन्न हो जाएंगे, यही बीजाणु देख सक रहे हैं आप, यही आपके जो हैं इसे बीजाणु कहते हैं, ये चीज़ बीजाणु होती है। फिर क्या होता है? कुछ समय के बाद क्या होते हैं? ये क्या कहते हैं? ये फट जाता है, जो आपका ये है यानी कि क्लैमिडोमोनास है वो इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हो जाता है, फट जाता है। और जो बीजाणु हैं आपके, बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और फैल करके और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से बीजाणु क्या करते हैं? आपके बाहर निकल जाते हैं और फैल करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? आपकी कोशिका के अंदर हो गया, यानी कोशिका के अंदर क्या हो गया? बीजाणु जनन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर किस प्रकार से बीजाणु जनन होता है। ये क्या है? आपका क्लैमिडोमोनास है, क्लैमिडोमोनास। जैसा कि मैंने इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे, एक आपका था कोशिका के अंदर और एक होता है कोशिका के बाहर। तो कोशिका के अंदर वाला हम लोगों ने समझ लिया, कोशिका के बाहर वाला समझ लेते हैं, यानी कि पेनिसिलियम का जो चित्र बना लेते हैं।
तो आपका जो इस प्रकार से कुछ चित्र देखने को मिलता है पेनिसिलियम का। ठीक, इस प्रकार से चित्र आपको कुछ देखने को मिलेगा, इस प्रकार से होता है पेनिसिलियम का। तो इसमें क्या होता है, कोशिका के बाहर बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपका जो पेनिसिलियम है इसमें क्या होता है, कोशिका के बाहर इस प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, बीजाणु का निर्माण होता है। यही जो आपके ऊपर संरचना गोल गोल करके देख पा रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बीजाणु कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फिर क्या होगा कि ये क्या होंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे और क्या होंगे, कण जो हैं आपके फैल जाएंगे पूरे पृथ्वी पर पे। उसके अंदर फिर क्या होंगे, यही आपके नए पौधे का निर्माण कर देंगे। ठीक, यही जो आपके कण हैं यही अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका कोशिका के बाहर बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन आपका दो प्रकार से होता है, कोशिका के अंदर होता है जो आपका क्लेमाइडोमोनास में होता है, और एक कोशिका के बाहर होता है जिसे आप जो पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है। तो बीजाणु जनन की क्रिया को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यानी कि मुकुलन है, जिसे मुकुलन को आप समझ लेते हैं। तो मुकुलन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मुकुलन को बडिंग। ठीक, तो इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। ठीक, तो इस विधि में क्या होता है, ईस्ट का जो कोशिका होता है, कोशिका में बाह्य भाग पर जनन के समय क्या होता है, सूक्ष्म गोलाकार की कई संरचनाएं बनती हैं। ठीक, सूक्ष्म गोलाकार की कई संरचनाएं बनती हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल क्या करते हैं, ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे यानी ईस्ट में बदल जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है, पहले आप लोग ईस्ट का चित्र देख लीजिए कि ईस्ट किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से एक आपका ईस्ट होता है। ठीक, ये इस प्रकार से आपका कुछ ईस्ट होता है। तो ईस्ट में क्या होता है, जब क्या होता है कुछ समय के बाद क्या होता है, इस पर क्या होता है, कुछ संरचनाएं बन जाती हैं आपकी, गोलाकार संरचनाएं कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं। कुछ संरचनाएं जब बन जाती हैं तो इस संरचनाओं को क्या कहते हैं, इनको ही मुकुल कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो क्या होता है, जब अनुकूल समय आता है तो ये मुकुल जो होते हैं आपके इस प्रकार से फैल जाते हैं और क्या करते हैं, अनुकूल समय आने पर नए ईस्ट का निर्माण कर देते हैं, यानी कि नए ईस्ट का निर्माण कर देते हैं। ये आपका ईस्ट था, तो इससे ही क्या है, नए ईस्ट का निर्माण हो जाएगा, कई सारे ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, मुकुलन यानी कि बडिंग कहते हैं। तो यह आप लोग ईस्ट का एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे बडिंग के लिए यानी कि मुकुलन के लिए। तो आप लोग का चौथा पॉइंट है वो है कलिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेम्यूल। ठीक, तो जेम्यूल में क्या होता है, जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचनाएं बनती हैं तो उसे कलिका कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझे गए होंगे कि क्या होता है, जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचनाएं, गोलाकार की संरचनाएं बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और फिर क्या होता है, और यही कलिका मात्र पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाता है। ठीक, ये एग्जाम्पल के रूप में आप फ्लूनेरिया के पौधे में देख सकते हैं। तो आपके जो अलैंगी जनन की जो विधियाँ थी वो 4 विधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 2 विधियाँ आपकी और बची हैं। इनको कंप्लीट करने के साथ ही जो आपका अलैंगिक जनन होगा उसके फिर लाभ और हानि को देख लेंगे, फिर अलैंगिक जनन का आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो 5वां टॉपिक है यानी कि 5वां भाग है अलैंगिक जनन की 5वीं विधियाँ है, 5वां विधि जो है वो है खंडी भवन। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जो होते हैं यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं, जनक जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में या खंडों में स्वतः टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर नए पौधे या जीव में बदल जाता है। ठीक, तो इसका भी चित्र बना लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे स्पायरोगैरा शैवाल और यूलोथेरिडिक शैवाल को कह सकते हैं। ठीक, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। स्पायरोगैरा शैवाल का हम लोग चित्र बनाएंगे, किसका बनाएंगे, स्पायरोगैरा शैवाल का। तो स्पायरोगैरा शैवाल का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से आपका चित्र होता है स्पायरोगैरा शैवाल का। तो क्या होगा कि जब जनक जंतु या मान लीजिए स्पायरोगैरा शैवाल है आपका। ठीक, तो क्या होगा, इसमें 2 खंडों में या 2 से अधिक खंडों में टूट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक, 2 या 3 से अधिक भी भागों में टूट जाएंगे और फिर ये क्या होंगे, तीनों भाग क्या करेंगे, स्वतः अनुकूल समय आने पर प्रत्येक जो आपका खंड होगा ये एक स्पायरोगैरा का निर्माण कर देगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, खंडी भवन। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये नए स्पायरोगैरा का शैवाल का जो निर्माण कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो पुनरुद्ध भवन आपका छठा है, इसका विधि है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजनरेशन। कुछ जीवों में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा। यदि इन जीवों का जो शरीर होता है कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए
और प्रत्येक टुकड़े में जिसमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है वह टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक, तो इसको भी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका अमीबा होता है, तो अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, अमीबा कुछ इस प्रकार से होगा है। तो अमीबा में क्या होता है कि मान लीजिए कई खंडों में से काट दिया जाए। ठीक, इसे कई खंडों में काट दिया जाए, लेकिन क्या होगा जो जैसे मान लो 3-4 खंडों में से काट दिया गया, तो जिसमें सिर्फ क्या होता है, जिसमें आपका जो केंद्रक का अंश पाया जाएगा वो क्या होगा, वो वाला पार्ट जो होगा वो नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। लेकिन जिसमें जो केंद्रक का अंश नहीं पाया जाएगा वो नए अमीबा का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसे भी आपके जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे कि प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा। तो आप लोगों का जो खंडी यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन था उसकी जो 5 विधियाँ यानी 6 विधियाँ थी, 6 विधियों को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब अलैंगिक जनन के लाभ और हानियों को देख लेते हैं। और अलैंगिक जनन का जैसे ही हम लोग लाभ और हानियों को देख लेंगे, आपका अलैंगिक जनन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, वो बचेगा आपका लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के लाभ की बात करें अगर हम, तो इस विधि द्वारा उत्पन्न जो संतान होता है अनुवांशिकी व आकारिकी रूप में जनक के समान होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज पे या कि कुछ 2-1-3 पेज पे पहले बताया था कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के क्लोन होती हैं, यानी कि अपने जनक के एकदम समान होती हैं। उनका आकार, अनुवांशिक यानी लक्षण सभी अपने जनक के एकदम समान होते हैं। तो ये अलैंगिक जनन के लाभ हैं। दूसरा लाभ क्या है, इस विधि द्वारा उत्पन्न जो संतान होता है उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। यानी कि अगर जनक में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उससे जो उत्पन्न संतान होंगे उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। ठीक, अब अलैंगिक जनन का तीसरा लाभ की बात करें तो तीसरा लाभ क्या होता है, इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। तो ये लाभ ही तो है आपका कि इसमें क्या होता है कि 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो 2 जीव नहीं आवश्यकता नहीं होगी तो युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है। और चौथा पॉइंट आपका है, इसमें युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। तो युग्मक जनन निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि लैंगिक जनन में आपकी युग्मक जनन और निषेचन आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है जनन के लिए। अब अलैंगिक जनन की हानियों की अगर हम लोग बात करें तो हानियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि इस विधि द्वारा नए प्रजाति का विकास नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पौधा है उसी से क्या नए पौधे का निर्माण हो रहा है और सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा कुछ अंतर आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, नई प्रजाति का विकास नहीं हो पाएगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उत्पन्न संतान जो होता है किसी नए गुण का विकास नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने मात पौधे के एकदम यानी कि मात जीव के एकदम समान होती हैं, इनके लक्षण और इनके आकार एकदम समान होते हैं, तो इनमें क्या होता है, किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। फिर क्या है, इस विधि द्वारा उत्पन्न जो संतान होती है वो आपकी दुर्बल होती है। ठीक दोस्तों, तो इस विधि द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वो दुर्बल होती है। तो इसी के साथ हम लोगों का जो अलैंगिक जनन का जो टॉपिक था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। काई जनन को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, वो है लैंगिक जनन या लिंगी जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसे जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका पूरा चैप्टर जीवों में जनन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करो दोस्तों, और शेयर करो, और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या कमी लगी इस वीडियो में। अगर कुछ नहीं लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करो दोस्तों, लाइक में कंजूसी मत करो। ठीक, नोट्स भी आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग को बस जाना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। ठीक, तो हम लोग को अब क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन या लिंगी जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जो चीज़ें वो इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं और जो भी चीज़ें आपकी बोर्ड परीक्षा में आती हैं, इन टॉपिकों से जो जितनी भी चीज़ें आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बन सकती हैं उन सभी टॉपिकों को अच्छे से कराया जा रहा है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक, तो अब इसकी परिभाषा देखें अगर, तो क्या होता है, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों
नर व मादा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्या जानते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता था, उसमें केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती थी, एक ही जनन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जनन करने के लिए आप लोगों को दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण, मादा में अंडाशय आदि की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ठीक, तो जहाँ तक आप लोग समझ गए इसकी परिभाषा को, अब लैंगिक जनन में जो 3 घटनाएं होती हैं मुख्य, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, यानी कि क्रम के अनुसार होती हैं, एक के बाद एक आती हैं, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर है आपका निषेचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर है आपका निषेचन के बाद घटनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले देखेंगे, फिर निषेचन में क्या चीज़ें होती हैं वो देखेंगे, फिर निषेचन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। तो हर एक चीज़ देखा जाएगा, हर एक तरीके से देखा जाएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा जाएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं निषेचन पूर्व घटना को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के मिलने से सब पहले क्या होता है, घटनाओं को हम लोग निषेचन से पूर्व वाली घटना कहते हैं। यानी कि जो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले जो घटना होती है उसे हम निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं। अब लैंगिक जनन में जब निषेचन होता है तो उसमें क्या होता है, नर और मादा आपस में मिल जाते हैं। तो नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं। तो अब नर और मादा के युग्मकों को मिलने से पहले क्या होगा, नर और मादा के युग्मकों का निर्माण भी तो होना जरूरी है। तो वो क्या होगा, युग्मक का निर्माण जो होगा वो आपका निषेचन पूर्व की घटना में आ जाएगा, जिससे इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर क्या होगा, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, लेकिन अब आपस में किस प्रकार से मिलेंगे, अब एक दूसरे से करीब किस प्रकार से जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। अब युग्मक जनन की परिभाषा को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद फिर युग्मक स्थानांतरण को अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग निषेचन की ओर जाएंगे, फिर निषेचन के बाद की घटनाओं की ओर जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं निषेचन, यानी कि निषेचन पूर्व घटना में जो आपका पहला पॉइंट है, युग्मक जनन को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को आराम से याद करने में आए, बोर्ड परीक्षा के समय पे नोट्स की दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अब युग्मक जनन में यानी कि गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें होती है समझ लो। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नर जननांग होता है, जिसे नर जननांग विषण मान सकते हैं आप, तो उसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होता है, तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब जैसे मादा नर युग्मक है तो नर जननांग में उत्पन्न होगा, मादा युग्मक है तो मादा जननांग में उत्पन्न होगा। और युग्मक सदैव क्या होते हैं, आगुणित होते हैं, यानी कि यन होते हैं, और इनका निर्माण जो होता है कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब जैसा जानते हैं कि आप लोगों का जो कोशिका में क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो तभी तो जाके आपका जो यन प्राप्त होगा। वैसे तो पहले तो 2 यन होता है, लेकिन जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यन प्राप्त होगा। यन आपका मादा से प्राप्त होगा, मादा युग्मक से, और एक यन आपको प्राप्त होगा नर युग्मक से। और जब 2 युग्मक यानी कि नर और मादा मिलेंगे तो आपके 2 यन बन जाएंगे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो होगी आपकी नर और मादा की जो होगी बराबर बराबर होगी। ठीक, अब युग्मक स्थानांतरण की बात करें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो युग्मक निर्माण के पश्चात, यानी कि जब अब नर युग्मक और मादा युग्मक बन चुका है, अब नर युग्मक और मादा युग्मक बनने के बाद क्या होगा कि अब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उसे ही हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, यानी कि गैमेट ट्रांसफर। तो युग्मक निर्माण के पश्चात क्या होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग यानी योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जिसके लिए हम लोग विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से चीज़ें होती है। जबकि पौधों में यह क्रिया किस प्रकार से होती है, पौधों में जल द्वारा होती है, कीट द्वारा होती है, वायु द्वारा होती है, आदि माध्यम से द्वारा होता है।
ठीक। तो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, यानी कि आपका जो निषेचन पूर्व अवस्था था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर निषेचन पश्च घटनाएं यानी कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ें होती हैं, तो निषेचन में क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं। यानी कि जो नर युग्मक होता है, आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका नर युग्मक है, चल क्यों नहीं रहा ये, दूसरा पेन ले लेते हैं। जैसे कि आपका ये नर युग्मक है, इसे मान लीजिए नर युग्मक, ठीक, नर युग्मक, और इसे मान लीजिए मादा युग्मक, मादा युग्मक। तो जब ये लोग आपस में जुड़ते हैं आकर के, यानी मिलते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जब ये मिलेंगे तो उससे जो बाद की जो घटना होगी उसे हम निषेचन की बाद की घटना कहते हैं। तो इसमें क्या परिभाषा लिखी है कि निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे सिंगेमी भी कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब नर युग्मक का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री का विभाजन होता है, जिससे यन, जो नर युग्मक होता है वो आपका यन होता है, और मादा युग्मक भी आपका यन होता है। तो जब अब दो यन मिलेंगे, यानी कि यन मतलब अगुणित होता है और मादा युग्मक भी अगुणित होगा, तो यन और प्लस यन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। तो 2n यानी कि द्विगुणित हो जाएगा। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, द्विगुणित हो जाएगा, जब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो जो संरचना होगी वो होगी दो गुणित प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन को सिंगेमी भी कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जो आपका निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को। ठीक। तो निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती वो समझ लेते हैं। तो निषेचन की क्रिया में हम लोगों ने देखा कि जो नर युग्मक थे वो मादा युग्मक आपस में मिल रहे थे। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ उत्पन्न होगी या क्या चीज़ बनेगी, उसे हम निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कहते हैं। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, नर युग्मक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नर युग्मक आपका होता है अगुणित यानी कि यन, व मादा युग्मक जानते हैं आप लोग अगुणित होती है यानी कि यन, के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है जो आपका 2n हो जाता है। अब नर का एक यन और मादा का एक यन मिला करके 2n हो जाएगा और युग्मनज का निर्माण होगा। अब युग्मनज क्या होगा, वृद्धि करेगा तो भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर देगा। तो इसका जो सूत्र है उसे आप याद रखना है कि जो आपका नर युग्मक होता है वो यन होता है यानी कि अगुणित होता है, मादा युग्मक आपका होता है वो भी यन होता है यानी कि अगुणित होता है। जब दो अगुणित नर एवं मादा युग्मक मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, युग्मनज यानी 2n का विकास होगा, 2n बन जाएगा। 2n से क्या होगा, विकसित होगा तो भ्रूण बनेगा और भ्रूण विकसित होकर के नया जीव बना लेगा। ठीक। तो भैया अब हम लोगों ने युग्मनज तक पढ़ लिया था। अब भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। तो भ्रूण का विकास यानी कि भ्रूणोद्भव किस प्रकार से होता है। निषेचन के बाद युग्मनज से 2n भ्रूण का विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक। इस क्रिया में युग्मनज 2n बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका बनाती है। कहने का मतलब यह है कि 2n है, 2 कोशिका है, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी, 32 से 64 होगी। इसी प्रकार से कोशिका बनाती रहेगी और ये फिर यही कोशिकाएं ऊतक का निर्माण कर देंगी और यही ऊतक मिल करके अंगों का निर्माण करेंगे और यही अंग मिल करके आपका अंग तंत्र का निर्माण करेंगे और यही अंग तंत्र नए जीव का निर्माण कर देंगे। ठीक। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप लोगों का जो चैप्टर है एंड हो चुका है। अब वीडियो को आप लोगों को लाइक और शेयर करना है। ठीक। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि इसे आप पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाएं दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट से ही सभी चीज़ें मुमकिन हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का भी अगर वन शॉट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भर डालो भाइयों, बता डालो कि आपको मज़ा आ रहा है अगर आपको पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को पुष्पी पौधों में लैंग्वेज का भी वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता डालो। ठीक। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। और इसके साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है नोट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।